नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंदर हम चलेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर है, जो आपका पेपर हुआ था जुलाई 2016 को। ठीक है दोस्तों, जुलाई 2016 में ये पेपर हुआ था। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने आपका पेपर जो सेकंड पेपर है उसको सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके पेपर नंबर 3 पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये इसकी जो परीक्षा हुई थी वो आपकी 10 जुलाई 2016 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रृंखला के अंदर हम लोग चल रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? टीपी जैकनिन, आर ढाल या डब्ल्यू.टी. विल्हम या विनस्टीन? तो दोस्तों, कहा था वो डब्ल्यू.टी. विल्हम महोदय ने कहा था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक होते हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होते हैं। तीसरा कह रहा है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ताप्रद और मात्रात्मक दोनों होते हैं। और चौथा कह रहा है, व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। व्यवहारिक सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं होते, ये कथन सही नहीं है। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि और महत्वपूर्ण पुनर्जीवन से संबंधित है। दूसरा कह रहा है, ब्रिटेन में 9 दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। और तीसरा कह रहा है, शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। और टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल शास्त्रीय धारणा के रूप में स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने मरीचिका की खारिज किया था? ये क्वेश्चन देखिए, आपको अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जून 16 के अंतर्गत, जून जुलाई के 16 के अंतर्गत भी पूछा गया है और आपके दिसंबर के भी अंतर्गत पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, मैकफर्सन ने, फ्रेडरिक हेग ने, इसे बर्ली ने या रॉबर्ट नोजिक ने? जिसने जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है सामाजिक न्याय की या सोशल जस्टिस की मरीचिका के रूप में खारिज किया था। तो किया था दोस्तों ये फ्रेडरिक हेग महोदय ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, या इनमें से कोई भी हो सकती है? एंड्रू हेविड, जॉन रॉल्स, एंड्रयूस गैम्बल्स, विल कोक्सल? दोस्तों, ये कहा था एंड्रू हेविड महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए, कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों, क्रम करते हैं। 1917 को जो क्रांति हुई थी वो आपकी हुई थी, माओ ने लियो सायो से मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत 1918 की बात करेंगे। 1918 में बात किया था, तो 1918 में माओ पेकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का सहायक बने थे। ऑप्शन नंबर बी का ये। और उसके बाद 1921 की बात करेंगे दोस्तों, तो जो आपको 1921 बात करेंगे, माओ ने सीपीयू की पहली कांग्रेस में भाग लिया था। और जो तीसरी बात करेंगे, माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था 1934 में। इस प्रकार दोस्तों ये मैच होता है, मैच कर लीजिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दार्शनिक है, उनके कुछ विचार हैं, उसको मैच करते हैं दोस्तों। तो चलिए मैच करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैकियावेली हैं। मैकियावेली की बात करेंगे तो ये आपका, ठीक है दोस्तों, नैतिक, यहाँ पे मैकियावेली की बात करेंगे तो नैतिक उदासीनता की बात करेंगे। और जो आपके हॉब्स महोदय हैं उनकी बात करेंगे, आत्म परीक्षण की वृत्ति की बात करेंगे। उसके बाद आपका लॉक की जो बात है वो आपका संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार की बात करेंगे। और रूसो तर्क के प्रति विद्रोह की बात करेंगे। ये इस प्रकार आपका दोस्तों मैच होता है, मैच कर लीजिए।
ये दार्शनिक है और उनकी कुछ विचारधाराएं हैं। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा, आप मैं थोड़ा सा एडजस्ट करिए दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश से राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक वेश के धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय के मार्मिक व्यक्ति हैं। विपिन चंद्र पाल, CR दास, MK गांधी या M.A. जिन्ना। दोस्तों कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर 3। आगे आएगा, यहाँ पे कोट दिया गया, कोट आधारित प्रश्न दिया है, यहाँ पे कथन और तर्क देते हैं, तो हम लोग कथन और तर्क दोनों पढ़ते हैं। कथन क्या करा, विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तर्क क्या करा, उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है। तो कोट आधारित प्रश्न का चयन करिए। उत्तर देखिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ए सही है और आर गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में या किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्यों के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। EH वकर, GH सवाइन या AB इंग्लैंड या GC फील्ड। तो कहा था दोस्तों, ये सेबान महोदय ने ही कहा था अरस्तु के विषय में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लॉक के अनुसार कौन सा सही नहीं है। राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, राज्य के पास स्वाभिमानी अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। तो कोट आधारित प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये नैसर्गिक अधिकार की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, वो नैसर्गिक अधिकार की बात करता है। नैसर्गिक मतलब प्रकृति के अधिकार की बात करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का ये, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। दो मूल प्रवृत्तियों यानी स्वप्रेम और स्वानुभूति मानव की प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं। बी कह रहा है, एक विचारशील व्यक्ति दुराचारी पशु होता है। तीसरा कह रहा है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। चौथा कह रहा है, समान इच्छा एक समूह की सोच यानी ग्रुप माइंड नहीं होती है। तो कूट आधारित प्रश्न का ए और बी और सी, केवल सी यानी केवल डी। तो आप जो उत्तर का गैस करिए दोस्तों फटाफट। आप वीडियो को पुश करके दोस्तों उत्तर को गैस कर सकते हैं, इससे आपके प्रश्नों की जो मजबूती मिलती है और आपके प्रश्नों की पकड़ जो होती है वो मजबूत हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। यहाँ पे समान इच्छा एक ग्रुप माइंड की होती है, ऐसी नहीं है दोस्तों। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जेस मिल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। एक कह रहा है, आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। शुक्वाकलन फिलोसफिक कैलकुलस असंगत होते हैं। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। कूट आधारित इसका उत्तर चयन करना है, ए बी और सी, ए और बी, ए बी और सी, केवल डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आनंद की वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, आनंद की कोई माप नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमर सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। आइडियाज ऑफ जस्टिस, इनक्वलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट। 214 का यहाँ पे ए ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट है। डी, बी, सी और ए इस प्रकार आपके क्रम से हैं, इनकी पुस्तक आप मैच करिए। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कथन और तर्क दिया है। अभिकथन कह रहा है, मैजनी और अरविंदो के विचार अत्यधिक समानता थी। तर्क कह रहा है, दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग किया नहीं जा सकता। तो कूटाधारित प्रश्न का उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समाज विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, निर्विज्ञान या राजनीति विज्ञान।
दोस्तों यहाँ पे जो सही है आपका 2, सबसे पहले नृविज्ञान, उसके बाद आपका समाजशास्त्र, फिर आपका आता है मनोविज्ञान, फिर आपका आता है राजनीति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत इसका क्रम व्यवस्थित है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्यों के अपीड़क उपकरण बनाने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित से किसने विकसित किया है? डेविड आफ्टर, एसपी हंटिंगटन, या एडवर्ड सील्स, या हैबरमॉस? दोस्तों जो आपका हैबरमॉस है उसने ही किया, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संविधान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों को सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, या मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यह पारदर्शिक सुरक्षा की प्रोत्साहित करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंधित है? पेरेटो, मोस्का, शुम्पीटर, या लासबेल? कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है दोस्तों, फटाफट करिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पेरेटो और मोस्का, ये दोनों यूरोपीय विचारक अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हित समूहों और दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करते? जीन ब्लैंडेल, माइनर विनर, रॉबर्ट सिबोन, या जेम्स कोलमैन? दोस्तों जो नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी जेम्स कोलमैन नहीं करते। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, पारिस्थितिकता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें, नीचे दिए कूट का आधार प्रयोग करते इसका सही उत्तर चयन करिए। उपनिवेशों के विकास को स्रोत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं। चौथा कह रहा है, विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों को पारिस्थितिकता की स्थिति बनाए रखते हैं। तो कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे बी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी दुनिया के जो प्राकृतिक संसाधनों के सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराते हैं, ये सही है। और चौथा कह रहा है कि विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों में परिस्थितियों की स्थिति बनाए रखते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है सर। आगे ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच में कौन सी समान विशेषताएं हैं? औसत शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, औसत शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो होता है, या उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो कूट आधार पर उत्तर चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर 4 केवल सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो पावर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी निषेधाधिकार के अंतर्गत, यानी मना करने का अधिकार के अंतर्गत ये पावर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? संरक्षक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, या प्रायदत्त नौकरशाही, है योग्यतापरक नौकरशाही? तो जल्दी से दोस्तों आंसर को गेस करिए। दोस्तों आई होप आपने गेस किया ऑप्शन नंबर 3, प्रायदत्त जो नौकरशाही होती है, नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना, भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी वर्दी वरीयता को इंगित करना, या केवल एकल संकरणीय वरीयता इंगित करना? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों उसकी बात कर रहा है जिसे, तो यहाँ पे निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जिनकी वरीयताओं को इंगित करना, यानी आप कभी वोटिंग करने जाएंगे तो एकल हस्तांतरण प्रणाली होता है, इस प्रकार होता है दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो आपको सबको वोट देना है, किसी को 1 नंबर हो, किसी को 2 नंबर हो, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर में, इस प्रकार बात करता है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है?
राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। और तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। और चौथा कह रहा है सचिव राष्ट्रपति और सेनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कूट आधारित प्रश्न का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ए क्या कह रहा है राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, ये सही है। यह शक्तियों के प्रतिकरण पर आधारित है, ये भी सही है। और सी का राष्ट्रपति का पद कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष का, ये भी निश्चित सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लोकसभा में, सेनेट अमेरिकी सेनेट में या स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट में? तो जो सबसे अधिक सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं वो अमेरिकी सेनेट में दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नीचे दिए कोड के आधार पर उत्तर चयन करना है। ये विश्व राजनीति के अंतर्गत प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए, बी और डी, ठीक है, ये तीनों कथन सही है। ए यानी दोनों देशों के राष्ट्रपति एक निर्वाचित कार्यकाल होता है, सही है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, ये भी सही है। और इन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, ये भी सही है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अनियमित हित समूहों के बारे में लिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। तीसरा कह रहा है असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार को पैदा होना। और चौथा कह रहा है ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन क्या कर रहा है पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। तर्क क्या कर रहा है दोनों सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र में संस्थागत रूप में नहीं लिया जाता। तो कथन के आधार पर जो तर्क है आपका उत्तर देना है दोस्तों कूट के आधार पर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ए और दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग थोड़ा सा दोस्तों मैच करते हैं। एक तरफ यहाँ पे लेखक हैं, अवधारणा यानी मॉडल है इनके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुख, यहाँ पे रॉबर्ट मिसेस का है आपका अल्पतंत्र अलगौकी का लौ विधि सिद्धांत है। और जेम्स बर्नम का है आपका प्रबंधकीय क्रांति। और जो सी का आपका देखेंगे राइट सिमिल्स का शक्ति विजन। और हेरल्ड लासवेल का है संप्रेषण मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैच कर लीजिए, आपने मैच किया होगा दोस्तों। तो आगे देखिए कोड इसका उत्तर देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों बड़े बड़े हैं, आप ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। वीडियो को आप स्किप मत करिए दोस्तों, वीडियो को आप आराम से ध्यान से देखिए और सुनिए। किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप जरूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 32 का करा नकारात्मक मत के अधिकार के अंतर्गत यानी संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए आधार पर चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले चयन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका यहाँ फोर्थ आंसर सही है, केवल 1 और 4। तो दोस्तों एक क्या करा है भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयुक्त में से कोई नहीं का बटन दिया जाए, नोटा दिया जाए, सही है। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत प्राप्त होता है तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही निर्वाचित घोषित किया जाता है, ये आपका सही कथन है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपके सही हैं। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। यहाँ भी दोस्तों कथन और उत्तर के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। कथन क्या कर रहा है भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। उत्तर क्या कर रहा है नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं। तो कूट आधारित उत्तर देना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 ए और दोनों सही है, पर आर्य की सही व्याख्या नहीं है।
आगे क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, यानी भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना। दूसरा कह रहा है SP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए हित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थन बनाना। और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन। और ओल्गा टेरिस बनाम मुंबई नगर निगम आजीविका का अधिकार। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा। आप यहाँ से सब पहले काट लीजिए दोस्तों, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो इसमें सही है वो आपका मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति उनका कार्यकाल दिया गया है। चलिए मैच करिए जल्दी से। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले देखेंगे। एक का तीसरा अगस्त 1969 से लेकर 1974 तक वरागिरी वेंकट गिरी यानी VV गिरी साहब। और उसके बाद आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद वेंकटम आपके ऑप्शन नंबर A। और ऑप्शन नंबर नीलकंठ रेड्डी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक आप देख लीजिए। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में कौन लोकसभा चुनाव क्षेत्र की संरचना का सही ब्यौरा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 543 चुनाव क्षेत्र थे। सामान्य चुनाव हुआ था 423। और जो अनुसूचित जाति थी वो 79 थी। और 41 आपकी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे। इस प्रकार आपके ये लोकसभा चुनाव के अंतर्गत बात की जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 के खंड 4 तथा वर्णित मिश्रित संस्कृत की नींव है क्या है। भारत की विविध संस्कृति, संस्कृत भाषा और साहित्य है। और भारत का पंथ निरपेक्ष ताना बाना और स्वतंत्र आंदोलन के दौरान विकसित मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे संस्कृत भाषा और साहित्य ऑप्शन नंबर 2। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो अनुच्छेद 51 के खंड के 4 के अंतर्गत वर्णित मिश्रित संस्कृत का जो तात्पर्य है ये आपका है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, नीचे आधार पर चयन करना है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, विधि की समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध निषेध। ये सभी इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता के अधिकार की बात की जा रही है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्रम आधारित आपको चयन करके बताना है कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका 37 का 4। ठीक है, A और 4। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध ये आपकी सुरक्षा के अंतर्गत बात की जाती है। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है। पहला क्या कर रहा है, 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका सदनी। चलिए दोस्तों इसको छोड़िए, आप डायरेक्टली आंसर पे बेस करते हैं। यहाँ पे दूसरा सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। तो हम लोग आंसर को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह, गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, ना कि अध्यादेश बनाने का। और तीसरा कह रहा है विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। और चौथा कह रहा है विषय के रूप में शिक्षा केंद्रित व्यवस्थापिका के पास थी। और पांचवा कह रहा है केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन प्राप्त था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पे कुछ किसान संगठन दिए गए और उसके राज्य दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट मैच करिए। तो यहाँ पे दोस्तों सहकारी संगठन है आपका महाराष्ट्र से। ये सभी आपको दोस्तों 12वीं की जो इंटरनेशनल 12वीं की जो पुस्तक है आपका, ठीक है दोस्तों,
समकालीन विश्व राजनीति भाग 2 के अंतर्गत। ये आपको उसमें सारे क्वेश्चन पिटअप करते मिल जाएंगे। और फिर भारतीय किसान संघ गुजरात के अंतर्गत, और उसके बाद आपका क्षमता संगठन है आपके, ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल से किसान जो आपका था वो आपका चौथा था, ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार दोस्तों आप इसको मैच कर लीजिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 39 का 4th आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ भी दोस्तों कथन दिए गए हैं, आप इसको देखिए, उसका बाद आप उत्तर गैस करिए, चयन करिए। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 4, ठीक है, यानी 1 और 4 यहाँ पे सही है। ये क्या कह रहा है, संसद में विधायन के अधीन किसी भी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित दिशा निर्देशों तक विस्तृत होती है। ये आपके दोनों के कथन सही हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कथन का सही आधार बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में, ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन तरीका सही नहीं है, सही तरीके से सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें और मतों को का 35% हिस्सा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 54 सीटें और मतों का 23% हिस्सा, और वाम मोर्चा 10 सीटें और मतों का 4.8% हिस्सा, और कांग्रेस जो है 44 सीटें और मतों का 17% हिस्सा। बताइए दोस्तों, सोलहवीं लोकसभा के चुनाव के बारे में कौन सा सही नहीं है और सही सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ 54 सीटें और 23% मतों का हिस्सा था, ठीक है सर। एनडीए की बात की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 से देखिए, एक तरफ पुस्तक दिया गया, एक तरफ लेखक दिया गया दोस्तों, आपको मैच करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले R.M. जेनकिंस महोदय का जो पुस्तक है आपकी, वो है रीजनल रिफ्लेक्शन कंप्रेसिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडियाज स्टेट्स। और फिर इसके बाद माइनर की है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। और जो सी की आपका है चौथा, क्रिस्टोफे जेफलोट, ये इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ द लो कॉन्स्टिट्यूएंस नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। और आपका जो बचा है पाल आर ब्राइस, ये लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। इस प्रकार मैच होगा दोस्तों, मैच कर लीजिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं होता। रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, या पॉल ग्रास डिसग्रेगेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और जेम्स माइनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों जो नहीं मैच होता वो जेम्स माइनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, ये मैच नहीं होता। आगे आएंगे क्वेश्चन 44 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वर्तमान समाज के संदर्भ में जात प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, R.M. लोहिया। दोस्तों जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वर्तमान समाज के संदर्भ में जात प्रणाली इसके साथ जो कुछ भी है वो असंगत, प्रतिक्रियावादी और प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन 45 देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में लिखित कौन से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए खुद गलत कथनों का चिन्हित कीजिए। यहाँ पे गलत बताना है। पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है। पल सोपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ ने देश के न्यायालय में नीचे होते हैं। और जो तीसरा कह रहा है, जिला न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। यहाँ पे जो 45 का जो तीसरा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए,
ए और सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों गलत है, यानी पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ पुस्तक दिए गए, लेखक दिए गए, आपको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे द ऑर्डर ऑफ जजमेंट स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग, ये आपका है सर जियोफ्री बेकर्स का। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे, ये है थॉमस आर्डाइस। और फिर द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, ये आपका है हार्बर्ट साइमन का। और फिर पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये है क्रिस आर्गरिस का। ये आपका ठीक है, सो मैच होगा, आप मैच कर लीजिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 को चलते हैं। क्वेश्चन 47 देखिएगा, वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 14 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से, 12 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 11 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही है आपका ऑप्शन नंबर है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, जो लोक लेखा समिति होती है उसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन 48 देखिए, किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है, केंद्रीकृत, एकीकृत, विकेंद्रीकृत या विघटित। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विकेंद्रीकृत होता है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही है। यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। इसने सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त किया। इसने सूचना के स्वतंत्र अधिनियम 2002 को समाप्त नहीं किया। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो कूट आधारित उत्तर का चयन करना, देखिए दोस्तों नीचे दिया है कूट। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ए और डी यहाँ पे दोस्तों सही है। यह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, यह सही है। और यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है। ठीक है दोस्तों, जो RTI है, ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाता है ये कहाँ शुरू हुआ था। तो राजस्थान के कुछ किसानों ने आंदोलन किया था, क्योंकि उनको जो मुआवजे के तौर पर 2 आपातकाल की राशि दी जाती वो नहीं दी जाती। इसके जांच के लिए उन लोगों ने सरकार से अपील की थी। तो उसी दिन से ये RTI की बात कही जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 50 है, LD वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण में कौन सा शामिल नहीं है, अकुशलता, ड्यूटी में लंबित अनुपस्थिति, अनैतिकता या नशा। यानी वर्ल्डिट महोदय ने कौन लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं माना है दोस्तों, ये ड्यूटी पे लंबी अनुपस्थिति ये नहीं माना है दोस्तों, और सभी ठीक है दंडित के रूप में माना है, अकुशलता भी माना है, अनैतिकता भी माना है, नशा भी माना है। ये तो सामान्य प्रश्न है। आगे आएंगे क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 51 देखिएगा, संगठन के व्यवहारिक सिद्धांत के साथ कौन सा संबंध है, चेस्टर बर्नर्ड, JL मोर्ने या थॉमस कार्लिल या HL मास्लो। तो कूट आधार पर उत्तर का चयन करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, यहाँ पे A, B और D ठीक है, ये सभी संगठन के व्यवहारिक सिद्धांत के संबंध हैं। यानी चेस्टर बर्नर्ड भी संबंधित है और JL मोर्ने भी संबंधित है और मास्लो भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 52 देखिएगा, यहाँ पे भी कथन और तर्क दिया गया है। कथन क्या करा, नीचे यानी नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। और तर्क क्या करा, नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। तो इसके कूट के आधार पर उत्तर का चयन करिए दोस्तों फटाफट। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 है, रिक्सवादी एग्रियो मॉडल निम्नलिखित में किसका सूचक है, कुल आधार संगठन का, सामुदायिक मूल्य का, या नियोजित मानव संबंध का, या दैवी सत्ता स्रोत का। तो दोस्तों कूट आधारित प्रश्न का उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कूट आधारित प्रश्न का उत्तर का चयन करिए 53 है। यहाँ पे ए आपकी
कुल आदाय संगठन भी है, और भी सामुदायिक मूल्य सिद्धांत भी है, और डी की बात करेंगे दैवी सत्ता स्रोत भी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कथन और तर्क दोनों दिया गया है। तो कथन और तर्क देखते हैं। कथन क्या कह रहा है, विकेंद्रीकरण का मामला यानी विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृत की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। तर्क क्या कह रहा है, विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपगम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है। तो दोस्तों कूट आधारित प्रश्न का उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे दोस्तों 54 का जो 2 है वो सही है, ए और दोनों सही है, और आर्य की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 55 है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं किया है? कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ का, आर्थिक मानों की अवधारणा का, या कार्यात्मक फोरमैनशिप का, या औजारों का मानकीकरण का? दोस्तों नहीं किया है, कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ का टेलर महोदय ने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिएगा। चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ की अपने प्रबंध की सत्ता को स्वीकार यानी स्वीकृत के बारे में अवधारणा विकसित की है। इसकी पहचान कीजिए। प्रेरणा मैट्रिक्स, नीति निर्धारण सत्ता, उदासीनता का क्षेत्र, और पीड़क सत्ता का क्षेत्र, जोन ऑफ कोर्सिस अथॉरिटी। तो बताइए दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ को अपने प्रबंधक की सत्ता का स्वीकार के बारे में अवधारणा विकसित की थी। किसने, कैसे की थी? तो की थी दोस्तों वो उदासीनता के क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 57 है। W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया? स्वमहत्व को अत्यधिक भावना को, सामान्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली प्रभुत्व द्वारा रखा, व्यक्तित्व नागरिकों की भावना के प्रति उदासीनता को रखा, या शासक और शासित के बीच संबंधों को मानने में विफलता? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सामान्यवादी एवं प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा था, ये शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। मैक्स वेबर और फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स के बीच किसके संदर्भ में समानता है? उन्होंने आदर्श किस्म के मॉडल की रचना की थी, उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन किया था, उन्होंने परिवर्तन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया था, उन्होंने निगमिक उपागम का प्रयोग किया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का आपका ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ये मैक्स वेबर के और डब्ल्यू जो रिक्स के बीच के संबंध में समानता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59 है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप में अपरंपरागत होता है, लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, प्रबंधन द्वारा साक्ष्य देना और उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है। वरिष्ठ द्वारा अधीनस्थ के विचार सुनने में पहले स्वयं अपना विचार बतलाना, और मुखिया को बतलाए गए विचारों और समस्याओं को कदम उठाना चाहिए। वरिष्ठ को स्वयं अपने विचारों के बारे में अधीनस्थ और प्रतिक्रियाएं पूछनी चाहिए। तो कूट आधारित का उत्तर चयन करना है दोस्तों 59 का। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए और सी। ठीक है, प्रबंधन द्वारा साक्ष्य देना और उनके कर्मचारियों के विचारों को बारे में वास्तव रुचि देता है, और मुखिया को बतलाए गए विचारों और समस्याओं को कदम उठाना चाहिए। ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? 75, 40, 50 या 30? तो 140 प्रकार के गबन की बात कही है। ठीक है दोस्तों, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल और उनका कार्यकाल बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैच करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोफी अन्नन है आपका, उनका कार्यकाल था जनवरी 1997 से लेकर दिसंबर 2006 तक। और उसके बाद आपका बुतरस घाली, ये आपके ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 1992 से लेकर दिसंबर 1996 तक। उसके बाद जेवियर पेरेज द कुल्लर, ये आपके हैं
जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक, और कुर्ट वल्दहीम ये आपके जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक। ये आपके संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल है और इनका कार्यकाल था। ठीक है सो, तो आप इन्हीं आधारित क्वेश्चनों को आप देखिए और इनसे आधारित जो भी प्रश्न मिलते हैं आप इंटरनेट के द्वारा या अन्य पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आप नोट डाउन भी किया करिए दोस्तों, और इसके शॉर्ट भी लिए करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उत्पीड़न व्यवस्था से मुक्ति का अधिकार या आवास का अधिकार? तो जल्दी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर बताइए। दोस्तों जो नहीं किया गया है, उत्पीड़न व्यवस्था से मुक्ति का अधिकार, ये मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंदर अधिकारों के शामिल नहीं किए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित कौन सा प्रथम पीढ़ी की शांति स्थापना अभियान नहीं है? कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र के संकटकालीन सत्ता, संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन, या संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल, या संयुक्त राष्ट्र डिसंग्रेशन पर्यवेक्षण बल? तो क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही है आपका, कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र का संक्रमणकालीन सत्ता, ये आपका अभियान का सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना में ये सही नहीं है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, एक तरफ लेखक है, उनके एक तरफ विचार है, इसको आपको मैच करना है। इसको चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एमुअल वालरस्टीन का आपका प्रस्तुतता सिद्धांत ये आपका संबंधित है। उसके बाद आपका वान न्यूमैन ये आपका दोस्तों खेल सिद्धांत से संबंधित है। और आपका मार्गेंथाउ को जानते ही हैं दोस्तों आप सभी, ये आपके यथार्थवाद सही है। और फ्रांसीसी फुकुयामा इतिहास कांड ये इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, मैच करिए। आगे आएगा दोस्तों, ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर का 3। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे दोस्तों कथन दिया है, तर्क दिया है, क्वेश्चन तर्क देखिए। तो यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, गुट निरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। और तर्क क्या कह रहा है, गुट निरपेक्ष देश निर्वंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित है। तो कूट आधार पर इसका चयन करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, नीचे आपको कथन और तर्क दिया गया है। कथन क्या कह रहा है, अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन दिया है। तर्क क्या कह रहा है, समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया है। तो जल्दी कूट आधारित उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का 2 ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 67 है, प्रायश्चित्ता सिद्धांत के बारे में उनके कौन सा कथन सही नहीं है? इससे 3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। ठीक है अब तक, तो चलिए देखिए, मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है। और तीसरा कह रहा है, औद्योगिकरण लोकतांत्रिकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग प्रशस्त करता है। और नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, औद्योगिकरण लोकतांत्रिकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग प्रशस्त करता है, ये आपका ठीक है सही नहीं है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 68 है, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जानते हैं? ट्रूमैन प्लान, अमेरिकन प्लान, एशियन प्लान, या आइजनहोवर प्लान? तो क्वेश्चन नंबर 68 बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो एशियन प्लान है, इसी को शांति के लिए एकजुटता का प्लान भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये समझ लीजिए आपके IAS तक के एग्जामों में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे आइएगा
क्वेश्चन नंबर 69 है, शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पारंपरिक विचारधारा का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा ही शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण साधन है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मॉर्गनथाउ की जो विचारधारा है यथार्थवाद, उसी की देन है जिसने शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, एरिस एल क्लाड जू के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शक्ति के प्रबंधन का साधन नहीं है? शस्त्र नियंत्रण, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, या विश्व सरकार? दोस्तों जो नहीं है वो आपका वो है शस्त्र नियंत्रण नहीं है। ठीक है, एरिस एल क्लाड जू के अनुसार ये शक्ति के प्रबंधन का साधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइएगा, कितने एशियाई देश G20 के सदस्य हैं? 5, 6, 7, 8? दोस्तों याद रखिएगा, ये 2016 से संबंधित है, 2020-21 के अंतर्गत कुछ और भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 7 हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये बात की जा रही है, तो यहाँ पे 7 सदस्य हैं। ठीक है, G20 के अंतर्गत। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है, यूरोप में अपने प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? वर्सा की संधि, वियना कांग्रेस, या वेस्टफोलिया संधि, या बर्लिन कांग्रेस? तो दोस्तों वेस्टफोलिया संधि है, उसी के आधार पर यूरोप में जो प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली की घटना का परिप्रेक्ष्य पहली बार अस्तित्व में आया था, उसको देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोड के आधार पर सही बताना है। इस परिषद में 54 सदस्य हैं। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारियां, बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सर्वहान सत्र भी आयोजित करती है। इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे 1, 2 और 4 ये कथन आपके सही हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका 54 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक सदस्यों के समाज के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारियां, बैठकें और पैनल की चर्चा करती है, ये भी सही है। इस तरह में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, ये भी सही है। आगे आएगा, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। कारण है मिंग्स के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियानों को सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? 1, स्पष्ट एवं व्यवहारिक अध्यादेश और अभियान का उद्देश्य, अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना, अध्यादेश और बल की संरचना में शामिल पक्षों की सहमति, और अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मजबूत वित्तीय और संभार तंत्री समर्थन। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना, ये कैरन ए मिंग्स के अनुसार प्रथम पीढ़ी की शांति स्थापना अभियानों में सर्वाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शर्त में आवश्यक नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है और इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों लाइक कर दीजिए फटाफट। तो चलिए गेस करते हैं। एक तरफ यहाँ पे शब्दावली दी गई, एक तरफ यहाँ पे विषय वस्तु दी गई, तो आपको शब्दावली के साथ बताना है कौन सी विषय वस्तु संबंधित है। तो चलिए, निवारक राजनियन, तो ये दोस्तों आपका है। इसमें विश्वास निर्माण उपाय है, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों को निवारक तैनाती शामिल है। और उसके बाद आपके बात करेंगे शांति निर्माण। ये दोस्तों है आपका, यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। और फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, शांति की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका शांति स्थापना या शास्त्रीय शांति स्थापना जैसा है।
इसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल को तैनाती से है। और जो आपका अंतिम बचा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर संघर्ष शांति का निर्माण, इसमें हिंसा को आगे बढ़ने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मैच होते हैं। मैच करिए आप जल्दी से फटाफट। दोस्तों आपने मैच कर लिया होगा। तो ये अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए यहाँ पे फिर से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपका जुलाई 2016 के अंतर्गत जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, भाग 3, ठीक है, पेपर नंबर 3 था, यानी तीसरा पेपर, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। इसकी जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी आपकी, ठीक है दोस्तों, 10 जुलाई 2016 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दोस्तों इसे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप दोस्तों फीडबैक दिया करिए, वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नों की जो कड़ी थी कैसी लगी। इससे हम लोग को दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वीडियो आगे बनाने के प्रेरित होते हैं। दोस्तों आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, बस एक छोटा सा लाइक मांगा जाता है, आप दे दीजिए, दिया करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर विद्यार्थी परिवार सर्च करके उससे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उससे आप संबंधित आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।